हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो जैसे कि आप जानते हैं हम चैप्टर 1 ज्योग्राफी का कर रहे हैं जिसका नाम है रिसोर्सेज। ये हमारा लेक्चर 2 है। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसे मैं एक बार आपके लिए रिवाइज करता हूँ और आप मेरे साथ उसे रिवाइज करेंगे जिससे आपको वो याद करने में आसानी होगी। ओके, तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में सबसे पहली चीज व्हाट आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या हैं? तो हमने देखा था रिसोर्सेज वो चीजें हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं अपनी नीड पूरी करने के लिए। ओके, तो रिसोर्सेज वो चीजें होती हैं जिनका यूज से हम अपनी नीड्स पूरी कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था एग्जांपल इसके जैसे हॉस्पिटल्स, सन या फिर अपना वाटर, एयर, ये सब हमारे लिए रिसोर्सेज होते हैं। ओके, इसके बाद हमने देखा था रिसोर्सेज की अलग अलग वैल्यू होती है इकोनॉमिकली, बायोलॉजिकली, कंप्यूटर साइंस में, मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स में। हर अलग फैक्टर के लिए एक रिसोर्स की अलग वैल्यू होगी। ओके, उसके बाद हमने देखा था वैल्यू ऑफ रिसोर्स क्या होता है। जितनी ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरी होती है उतनी उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है हमारे लिए। अब वैल्यू से हम समझ सकते हैं किसी भी चीज़ की वैल्यू, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है लेकिन वाटर की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमें वाटर की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती। मतलब नॉर्मल हमारे लिए ज़रूरी है लेकिन क्वांटिटी भी हमारे पास उसी के हिसाब से है। लेकिन अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड आज के टाइम में मोस्टली इंडियंस के लिए बहुत वैल्यूएबल होता है गोल्ड, क्योंकि हम इससे अपनी ज्वेलरीज बनाते हैं या फिर रिंग्स वगैरह, वॉच भी आजकल गोल्ड की आती हैं, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि गोल्ड की जो क्वांटिटी है वो एनवायरनमेंट में, नेचर में बहुत ज़्यादा कम है। ओके, तो इस हिसाब से किसी भी चीज़ की वैल्यू हम ड्राइव करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज कैसे कैसे होते हैं। तो हमने देखा रिसोर्सेज हमारे 3 तरह के थे। पहला हमारा नेचुरल, सेकेंड हमारा ह्यूमन मेड, और तीसरा हमारा था ह्यूमन एज रिसोर्स। ओके, तो हमने सबसे पहले जो कल पढ़ा था वो हमारा नेचुरल रिसोर्स था जो हमारे लेक्चर 1 में हमने देखा है। तो नेचुरल रिसोर्स में हमने देखा था कि नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे पास नेचर में प्रोवाइडेड होते हैं। कोई भी चीज़ अगर हमें नेचर से मिलती है और हम उसे यूज़ कर पा रहे हैं अपनी नीड पूरी करने के लिए, तो वो हमारा नेचुरल रिसोर्स होगा। इसमें हमने देखा था ये भी अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब किस तरह से ये मिलता है। उसमें हमने एबायोटिक पढ़ा था। बायोटिक मतलब एनिमल्स, ट्री जिनमें जान है, जो लिविंग हैं, और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग जैसे वाटर, मेटल, रॉक, ये सब हमारे नॉन लिविंग या एबायोटिक होते हैं। इसके बाद हमने देखा था एग्जॉस्टिबिलिटी, दैट मीन्स वो कितनी जल्दी हमारे पास अवेलेबल है, कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके हिसाब से भी 2 तरह के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो होते हैं जो दोबारा बन सकते हैं या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हमारे पास है, और नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो कि हमारे पास क्वांटिटी में कम है, जो एक टाइम पर आने पर खत्म हो जाएंगे और उन्हें दोबारा बनने में थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, दैट मीन्स किसी का उस पर अधिकार होना। ओनरशिप के बारे में हमने देखा इंडिविजुअल ओनरशिप, मतलब जैसे कोई लैंड है बाकायदा, वो किसी फार्मर को बिलोंग करता है तो वो उसकी ओनरशिप राइट हो जाएगा। इसी के हिसाब से हम देखेंगे दूसरा कम्युनिटी। तो उसके बाद हमने देखा सबसे पहले इंडिविजुअल ओनरशिप, फिर कम्युनिटी ओनरशिप। जैसे किसी कम्युनिटी पे कोई लैंड है तो वो उसकी कम्युनिटी ओनरशिप होगी। उसके बाद हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्स ओन बाय इंडिविजुअल नेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि नेचुरल रिसोर्स में हम देख सकते हैं कोई भी रोड है, गवर्नमेंट लैंड है, रेलवे है, ये सब क्या होते हैं, रिसोर्सेज तो हैं लेकिन ये हमारे गवर्नमेंट के हैं, मतलब गवर्नमेंट का इस पर अधिकार है, तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्स इंडिविजुअल नेशन के हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज भी होते हैं। जैसे कि हमने देखा था, इसमें पढ़ा था हमने कि क्या होता है, जैसे इंडियन ओशन है तो इंडिया की बाउंड्री के बाद लैंड जो खत्म होता है, जैसे इंडिया नीचे से यूं है, तो ये जो लैंड है, ये जो लैंड के बाद की सी है, तो ये सारी सी हमारी नहीं हो सकती, ये सारा ओशन हमारा नहीं हो सकता। कुछ लिमिट तक ही ओशन हमारा होता है, जिसे हम नॉटिकल माइंस में मतलब इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, EEZ बोला जाता है जिन्हें।
इसका मतलब क्या होता है कि ये एरिया इंडिया के टेरिटरी में अंदर होगा। इंडिया की शिप्स जो हैं वो इसमें तैर सकती हैं, इंडिया की जो भी चीज़ होंगी वाटर बॉडीज वो सब इसमें रह सकती हैं। लेकिन जो भी इसके बाहर, अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की कोई शिप, यहाँ बांग्लादेश, पाकिस्तान की कोई शिप यहाँ पे आती है इंडियन नॉटिकल माइल्स में, तो वो इलीगल होगा, बिना परमिशन के वो इंडिया के एरिया में नहीं घुस सकती। ओके, तो ऐसे ही हर देश की कोई ना कोई इकोनॉमिकल जोन होता है जो उसकी वैल्यू बताता है। तो ये हमारी इंडिविजुअल आ जाती है, क्योंकि इसके बाद जिसमें भी सब चीज़ें घूम सकती हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो जाते हैं। इसके बाद हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कोई रिसोर्स कितना डेवलप हो चुका है उसके बेसिस पे भी उनकी क्लासिफिकेशन अलग अलग होती हैं। जैसे कि पहले हमने पढ़ी पोटेंशियल, जैसे कोई रिसोर्स है किसी जगह पे मिलता है लेकिन उसका रिसोर्स का यूज उस जगह पे नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसमें पोटेंशियल है रिसोर्स में कि वो आगे चल के यूज हो पाए, तो उसे पोटेंशियल रिसोर्स बोलते हैं। उसके बाद डेवलप्ड रिसोर्स, जैसे कि जो चीज़ हम आज के टाइम में यूज कर रहे हैं वो मोस्टली जो है वो डेवलप्ड रिसोर्सेज में आते हैं। इसके बाद स्टॉक रिसोर्स, जो भी हम जमा करके रखते हैं रिसोर्स को, वो स्टॉक रिसोर्स होता है। और जो हम इसके बाद हमने देखा रिजर्व रिसोर्स, दैट मीन्स रिजर्व करके रखते हैं हम जब किसी रिसोर्स को उसके आने वाले टाइम में उसके खत्म होने की संभावना है या फिर पॉसिबल वैल्यू है उसकी कि वो आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा, तो रिसोर्स को हम बोलेंगे रिजर्व रिसोर्सेज। ओके, लास्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन थी नेचुरल रिसोर्सेज की वो थी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब यूबिक्यूटस रिसोर्स वो होते हैं जो ऑलमोस्ट हर जगह मिलते हैं, जैसे एयर हमारी हर जगह अवेलेबल होगी, चाहे हम इंडिया में रहें, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया में रहें, चाहे हम माउंटेन्स पे रहें, चाहे हम प्लेन में रहें। लेकिन लोकलाइज रिसोर्स जो होते हैं वो रिसोर्स होते हैं जो हमें पर्टिकुलर किसी एक जगह पर अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोल से अपनी हमारी कोयला जो माइंस होती हैं उनमें अवेलेबल होता है। कॉटन जो है ज़्यादातर ठंड वाली एरियाज में रहते हैं क्योंकि वो शिप से हमें मिलता है, और शिप हमारी इस एटमॉस्फेयर में गर्मी में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती। इसी वजह से हर चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन जब हो जाता है तो वो लोकलाइज हो जाती है। वो चीज़ अगर हर जगह अवेलेबल हो तो यूबिक्यूटस हो जाती है। ओके, तो ये हमने रिवाइज किया था हमारा लेक्चर 1, और हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर 2 आने वाली क्लासिफिकेशंस में। तो अगला रिसोर्स जो हम देखेंगे जिसे हम क्लासिफिकेशन करनी है वो है मैन मेड रिसोर्स। ओके, अब मैन मेड रिसोर्स क्या होते हैं? जैसा हम जाते हैं सब चीज़ें हमें एनवायरनमेंट में मिलती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान हमारा कोई रिसोर्स नहीं बना सकता। तो इसका मतलब होता है जब हम टेक्नोलॉजी की यूज से कोई रिसोर्स को, नेचुरल रिसोर्स को यूजेबल बनाते हैं, उसे मैन मेड रिसोर्स बोला जाता है। तो अब हम देखेंगे मैन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं। ओके, मैन मेड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट आर क्रिएटेड बाय द ह्यूमन एक्शंस। जो भी ह्यूमन एक्शन से रिसोर्सेज बनते हैं उन्हें मैन मेड रिसोर्सेज बोला जाता है। तो ह्यूमन एक्शन से जो भी रिसोर्सेज बनते हैं उन्हें मैन मेड रिसोर्सेज बोला जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल, डैम्स एक्सेट्रा। जैसे कि हमने रिसोर्सेज की, जैसे सीमेंट की यूज करके हमने डैम्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, हर चीज रिसोर्स की हेल्प करके हमने उसे टेक्नोलॉजी से दूसरी चीज में यूज करा, हमारे दूसरे रिसोर्सेज में यूज करा, तो उन्हें मैन मेड रिसोर्सेज बोला जाता है। ओके, these resources do not occur naturally, but most of the man-made resources are created with the help of natural resources। क्योंकि ये रिसोर्सेज हमारे नेचुरली नहीं मिलते, जैसे हॉस्पिटल हमारे नेचुरल नहीं है, हॉस्पिटल जो है वो ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, इसलिए उसे मैन मेड रिसोर्सेज बोला जाता है। लेकिन मैन मेड रिसोर्सेज जो हैं वो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से ही बन सकते हैं। ओके, ह्यूमन बीइंग यूज देयर स्किल एंड नॉलेज टू ट्रांसफर द नेचुरल थिंग्स इनटू देयर नीड। ह्यूमन बीइंग्स अपनी नॉलेज यूज करते हैं किसी भी रिसोर्स को अपने यूज के हिसाब से बनाने में। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर इन द ओर फॉर्म एंड कैन नॉट बी यूज दी रिसोर्स डायरेक्टली। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले सकते हैं आयरन ओर का। अब आयरन ओर में से टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम आयरन अलग करते हैं और फिर उससे लोहे की जितनी भी चीजें होती हैं, इक्विपमेंट होते हैं, वो सब हम बनाते हैं। ओके, इसके बाद हमारा जो थर्ड है वो है ह्यूमन एज रिसोर्स। ओके,
हमने देखा पहले नेचुरल रिसोर्स जो हमें नेचुरली मिलते हैं, फिर मैड रिसोर्स जैसे नेचुरल रिसोर्स की हम हेल्प करके उन्हें रिसोर्स बनाते हैं अपने हिसाब से, और लास्ट हम देखेंगे ह्यूमन एज रिसोर्स, जब ह्यूमन बीइंग्स भी एक रिसोर्स की तरह हेल्प करते हैं या एक तरह रिसोर्स की तरह वर्क करते हैं। ओके, तो इसमें हम देखेंगे ह्यूमन बीइंग through the labor provided state to organization that are also considered to be resource। जैसे कि ह्यूमन को जब हम देखते हैं, लेबर देखते हैं, हम मजदूरी करते हैं लोग, तो वो किसी बिल्डिंग को बनाने में मजदूरी करते हैं, तो वो हमारे लिए जो भी उस बिल्डिंग को मालिक है उसके लिए वो ह्यूमन बीइंग एक रिसोर्स है, मतलब वो मजदूर उसके रिसोर्सेज होंगे। इसके अलावा द टर्म ह्यूमन रिसोर्सेज कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ स्किल, एनर्जी, टैलेंट, एबिलिटी, नॉलेज that are used for the production of goods or rendering of services। That means जब भी हम किसी की नॉलेज, एबिलिटी, स्किल्स, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो वो भी एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह ही वर्क करता है। ओके, दे कैन कन्वर्ट द नेचुरल रिसोर्स इनटू यूजफुल गुड। जैसे कि हमने देखा मैनेजमेंट रिसोर्सेज का मतलब है वो रिसोर्स जिसको हम नेचुरल रिसोर्स से अपने हेल्प के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन जो इंसान उस रिसोर्स को चेंज कर रहा है मैनेजमेंट रिसोर्स में है, वो इंसान खुद भी एक रिसोर्स माना जाएगा क्योंकि वो अपनी नॉलेज का यूज कर रहा है। इसके अलावा हमने देखा एजुकेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अगर किसी इंसान में नॉलेज नहीं होगी, उसको एजुकेटेड नहीं होगा वो, तो उसे कैसे पता चलेगा कि रिसोर्स को कैसे चेंज करना है, कैसे यूज करना है। अगर हमें ये पता नहीं होगा कि आग से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम आग को बस जलाकर देख के भग जाएंगे। अगर हमें पता नहीं है आग लग रही है कहीं, उस पर पानी डालने से आग बुझेगी या उस पर रेत डालने से आग बुझेगी, तो हम बस उसे देखते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी रिसोर्स को मैनमेड रिसोर्स की तरह यूज करने में, ओके, और ह्यूमन को एक रिसोर्स बनाने में भी। इसके अलावा हम देखेंगे There are different resource, human resource development program running by गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोग्राम यूज करती है जिसमें एक ह्यूमन को एक अच्छे स्किल सिखाई जाती है जिससे वो रिसोर्स की तरह मदद कर सके। ओके, डू यू नो, आप देखेंगे एक बार, डू यू नो देखते हैं। इन 2014 लोकसभा पोल, स्मृति ईरानी इज अपॉइंटेड एज अ यूनियन मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर। ओके, ये चेंज हो चुका है। अब आप ये गूगल पे एक बार देखिएगा कि अब हमारा ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर कौन है। ओके, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में हमें पता लग चलेगा कि बहुत रिसोर्स ऐसे हैं जो टाइम के साथ ख़त्म हो जाएंगे। जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमने पढ़ा है, उन्हें कंजर्व करने की, उन्हें जमा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आने वाली जनरेशन, हमारी नेक्स्ट जनरेशन उसे देख ही नहीं पाएगी। एक रिसोर्स जो ख़त्म हो जाता है उसे दोबारा बनने में कम से कम थाउजेंड ऑफ ईयर लगते हैं, और ह्यूमन लाइफ स्पैन यानी कि इंसानों की जीने की क्षमता हम जानते हैं कि 70 से 80 साल ही रह गई है इस टाइम में। तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा साल बाद जब कोई इंसान उसे देखेगा तो उसे पता ही नहीं होगा कि ये रिसोर्स कैसे यूज़ करना है, तो हमें उसे कंजर्व करके रखना चाहिए। इसमें मेनली क्या होता है, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्स होते हैं, जैसे हम हाईवेज बनाने के लिए अर्बनाइजेशन की तरफ जाते हैं हम, तो हम फॉरेस्ट को कट कर देते हैं हाईवेज बनाने के लिए। हम ये नहीं सोचते कि फॉरेस्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करके। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट को ही काट देंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी पर ऑक्सीजन उतनी नहीं होगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, वो भी लगातार बढ़ती रहेगी। इसके अलावा हम देखते हैं कंजर्वेशन बहुत तरीके से होती है, जैसे कि टेक्नोलॉजीज की हेल्प से, रिसाइकलिंग के यूज़ से, रिडक्शन के यूज़ से। जैसे कि आपने देखा होगा, तो जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल प्लास्टिक का। प्लास्टिक में क्या होता है, प्लास्टिक हमारी ऐसी चीज़ है जो ना रिसाइकल हो सकती है, लेकिन हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक को। तो अगर हम इसका रीयूज करते हैं सही टाइम पर या सही तरीके से, तो प्लास्टिक की जो चीज़ें होंगी वो बननी कम हो जाएंगी या हम इसका यूज़ कम कर देंगे। तो हम देखते हैं प्लास्टिक का जो यूज़ होता है, रीयूज कर सकते हैं प्लास्टिक को, लेकिन नेचर को जो है बहुत ज़्यादा हार्म करता है प्लास्टिक। इस वजह से हमें
प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए। यही एक कुछ ऐसे एग्जांपल होते हैं जिनकी हमें ज़्यादा हेल्प है रीयूज, रिसाइकल, इन सब चीज़ों में, जिससे हमारा एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्स हमारे ठीक रहे। ओके, अब हम देखेंगे यूज रिसोर्सेज फॉर योर नीड बट नॉट योर ग्रीड। दैट मीन्स नीड का मतलब तो हम सब जानते हैं, लेकिन हम ग्रीड का मतलब नहीं जानते। ग्रीड का मतलब होता है लालच। ओके, हमें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें यूज करनी चाहिए, ना कि अपने लालच के हिसाब से। ओके, वाई टू कंजर्व रिसोर्सेज, हमें कंजर्व करने की क्या ज़रूरत है रिसोर्सेज को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देखेंगे इसमें आने वाले टाइम में। किस क्वेश्चन का आंसर है अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज आर इधर नॉन रिन्यूएबल और सच एज मिनरल, या तो रिसोर्सेज रिन्यूएबल होते हैं या नॉन रिन्यूएबल। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं तो वो एक टाइम पर आने के बाद ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें उन रिसोर्सेज को बचाना है। तो उन रिसोर्सेज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें कंजर्व करके रखते हैं। जैसे कि हमारी पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो हमें रहने के लिए भी जगह चाहिए। इस वजह से क्या होता है, रिसोर्सेज की वैल्यू, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। अगर 10 एप्पल को खाने के लिए हमारे पास 10 लोग हैं तो हमें दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन 10 एप्पल को खाने के लिए हमारे पास अगर 1 लाख लोग हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि 10 एप्पल कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा। तो यही चीज़ होती है, जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है लेकिन हमारे पास रिसोर्स कम होता है तो उसकी ज़रूरतें, उसे कंजर्व करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ओके, ये ऐसे तो ये कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और आने वाली जनरेशन को हम ये दिखाई नहीं पाएंगे कि हमारे पास कभी कोई एप्पल भी था। ओके, अब रिजर्व कैसे करते हैं, हम इसे कंजर्व कैसे करते हैं, इसके कुछ तरीके हमें दे रखे हैं। जो हमारे मेनली जो तरीका है उसे हम बोलते हैं 3R। अब 3R का मतलब क्या हुआ, 3R में पहला R है हमारा रिड्यूस। दैट मीन्स उस रिसोर्स का हम यूज करना कम कर दें। ये तो हम कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल हम देते हैं इसमें रिसोर्सेज, जैसे कि पानी का हम बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। अगर हम उस मिसयूज़ को रिड्यूस कर देते हैं या ख़त्म ही कर देते हैं तो पानी हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा, जिससे वो भी अपनी लाइफ अच्छे से जी पाएंगे। सेकेंड है हमारा रिसाइकिल। अब क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पॉलीथीन बैग्स, उनमें हम क्या करते हैं, कोई भी सामान लाते हैं तो उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। दैट मीन्स उसे दोबारा से रिसाइकिल करने के लिए डाल सकते हैं, जिससे उसकी नई पॉलीथीन बन जाती है। लेकिन रिसाइकिल होना बहुत मुश्किल होता है। वैसे ही इको फ्रेंडली प्रोसेसिंग होती है, जैसे कि हम एग्जांपल लें अगर इसका कोई रिसाइकिल का, तो प्लास्टिक वो होती हैं हमारी कोल्ड ड्रिंक कैंस। कोल्ड ड्रिंक कैंस को कोई यूज़ नहीं होता उनका एक बार पीने के बाद, लेकिन अगर हम उसे रिसाइकिल करें तो वो दोबारा से बनेंगे, दोबारा से कैन बनकर आ जाएंगी। तो एक चीज़ रिसाइकिल होती है कि हमें ज़्यादा टीन की ज़रूरत, ज़्यादा स्टील की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकेंड लास्ट है हमारा रीयूज़। जैसे कि मैंने पॉलीथीन का एग्जांपल बताया था, हम उसे बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। एक सामान लाए फिर हम उसे फेंकेंगे नहीं। अगर हम उसे किसी और एग्जाम में, जैसे हम डस्टबिन में लगा सकते हैं उसे, या फिर हम कोई भी सामान उठा के रखते हैं तो उसमें रख सकते हैं। मार्केट जा रहे हैं तो अपनी बैग हमने साथ में लेके जाएं, वहाँ से पॉलीथीन ना लें उनसे। तो ये हमारे होते हैं रीयूज़। तो रिसाइकिल, रीयूज़ एंड रिड्यूस आर द 3R विच हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट फोकस इज, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है दैट मीन्स द नीड ऑफ प्रेजेंट पीपल विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर गवर्नमेंट जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। दैट मीन्स हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों का यूज़ इतना ज़्यादा करते हैं कि हम सोचते नहीं हैं कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए वो चीज़ बचे या ना बचे, तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ओके, the concept of need, in particularly the essential need of the world poor to bring overriding priority should be given। जैसे कि कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा गरीब, जिनके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती, तो वो चीज़ें हमें उन्हें देनी चाहिए, ना कि उन लोगों को देनी चाहिए जिनके पास पहले से ही वो चीज़ है। अब जैसे कि किसी के यहाँ सबमर्सिबल लगा हुआ है, उसके बाद पानी बहुत है उसके पास, तो वो क्या करता है, पानी को वेस्ट करता है। कैसे, घर के बाद छिड़काव करता है सुबह शाम, पानी से अपनी गाड़ियाँ धोता रहेगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये वेस्ट ऑफ वाटर है। लेकिन कोई इंसान है, जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई किसान है, उसके पास पानी नहीं पहुंच पाता उसके खेतों में टाइम से, तो उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इन चीज़ों से।
तो जिस इंसान को नीड होती है उस इंसान को वो मिल नहीं पाता, और जिस इंसान को नीड नहीं होती उस इंसान को कैपेसिटी से ज़्यादा मिलता है। यही हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। पहले हम देखेंगे चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड एनवायरनमेंट। जैसे कि हमें अपना एटीट्यूड जो होता है एनवायरनमेंट के प्रति वो चेंज करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि एनवायरनमेंट नहीं होगा सही तो हम भी सही से नहीं रह पाएंगे। लेकिन आज की जनरेशन ये चीज़ ज़्यादा नहीं सोचती है और चीज़ों को वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करती है। हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए चीज़ों के प्रति। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन है हमारा, सेकंड जो लिखी हुई है लाइन, वो है रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। हमें जो भी चीज़ है, चाहे छोटे से छोटा जानवर है चाहे बड़े से बड़ा जानवर है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो भी एक लिविंग बीइंग है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हम देखेंगे मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। जैसे कि हमें वेस्टेज कम करनी चाहिए चीज़ों की। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम चीज़ों को वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, हद से ज़्यादा। इसके अलावा हम देखेंगे कंजर्व। हमें कंजर्व करनी चाहिए चीज़ें जो कि आने वाले टाइम में ख़त्म हो सकती हैं या फिर जिनका मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है। और लास्ट पॉइंट, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब हमें ह्यूमन लाइफ जैसे हम जी रहे हैं, हमें उसमें हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, ये सब चीज़ें हमें चेंज करनी चाहिए। हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें एनवायरनमेंट को अच्छा करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ और पौधे लगाने चाहिए। ये सब चीज़ें होती हैं जो हम ह्यूमन लाइफ में हमें अचीव करनी चाहिए। ओके, तो अब हम देखेंगे डू यू नो में एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट रमेश अग्रवाल who helped villager in Madhya Pradesh to stop a massive coal mining project is among 6 people around the world to be awarded the prestigious गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज। इसमें एक अवार्ड की बात है, वो है गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज। ओके, अब इसमें क्या होता है, एक इंसान का नाम दिया हुआ है रमेश अग्रवाल। रमेश अग्रवाल जिन्हें एक अवार्ड दिया गया था जिसमें उन्होंने बोला था ये चीज़ कि मध्य प्रदेश में एक जगह क्या होता है, कोयल माइनिंग हो रही थी। जब माइनिंग होती है तो उस जगह के आसपास के सारे पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं और वहाँ खुदाई होती है, तो उससे वहाँ की सॉइल भी खराब होती है, हर चीज़ खराब होती है। तो उस वजह से उन्होंने क्या करा, लोगों को जागरूक करा, उस कोयल माइनिंग को रुकवाया था। इस वजह से उन्हें गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज दिया गया था। ये आज तक सिर्फ 6 लोगों को ही दिया गया है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कुछ वर्ड्स जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़े और फिर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहला वर्ड है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट हमें पता है जितने भी सराउंडिंग्स हमारे आसपास हैं वो सब एनवायरनमेंट है। सेकंड टर्म है रिसोर्स, जो भी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, हमारी नीड पूरी करती है, वो रिसोर्स है। थर्ड इज टेक्नोलॉजी, जिस चीज़ से हम रिसोर्स को चेंज करते हैं अपनी हेल्प के लिए, वो टेक्नोलॉजी है। फोर्थ सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मतलब हम एबल करते हैं, एक लेवल बनाने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ के मिसयूज और यूज़ के बीच में, तो सस्टेनेबल कहलाता है। नेक्स्ट इज यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस जब हर चीज़ हर जगह बराबर अवेलेबल होती है तो उसे यूबिक्यूटस बोलते हैं। जैसे कि यूबिक्यूटस रिसोर्स का एक एग्जांपल था हमारे पास एयर। एयर हमारे पास हर जगह अवेलेबल होती है, इस वजह से उसे यूबिक्यूटस बोला जाता है। लास्ट इज एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू क्या होती है? इट इज अ वैल्यू दैट एन ऑब्जेक्ट पोजेस इन वर्च्यू ऑफ इट्स कैपेसिटी टू अलाइड डिस्प्लोज। मतलब कि किसी चीज़ की वैल्यू इसके हिसाब से कि वो कितनी ज़्यादा यूजफुल है और कितनी ज़्यादा वो बेकार है, यूजफुल नहीं है हमारे लिए, उसे हम बोलते हैं एस्थेटिक वैल्यू ऑफ थिंग्स। ओके, अब हम करेंगे इसके बाद एक्सरसाइज। तब तक आप इसे एक बार रीड कीजिए और फिर हम करेंगे आगे। तो अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। ओके, तो हमारी पहली एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट आंसर। ओके, तो हम पहली स्टेटमेंट रीड करेंगे। 3R स्टैंड फॉर। हमें देखना है कि हमने अभी पढ़ा था कि 3R कंजर्वेशन रिसोर्सेज में क्या होते हैं।
तो अब ये आप मुझे इसका आंसर दीजिए और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 3R क्या है। एक बार एग्जाम्पल ऑप्शंस मैं आपके लिए रीड करता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। सेकेंड इज रेयर, रिसोर्स, रीयूज। थर्ड इज रिसाइकल, रिसोर्स, रिड्यूस। एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। तो हम जानते हैं कि ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग वर्ड दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। और फर्स्ट क्या है? सबसे पहला रिड्यूस, सेकेंड इज रिसाइकल एंड थर्ड इज रीयूज। तो ये हमारे 3R हैं जो हमें कंजर्वेशन में यूज करने चाहिए। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पर जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक रिसोर्स। इनमें से कौन सा बायोटिक रिसोर्स है? एक बार एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट इज माउंटेन, सेकंड इज वाटर, थर्ड इज बैम्बू एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर आप मुझे दीजिए और फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बायोटिक रिसोर्स वो होते हैं जो लिविंग बीइंग से रिलेट करते हैं। तो माउंटेन्स तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, वाटर भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा हमारा थर्ड, दैट इज बैम्बू प्लांट, क्योंकि इसमें लाइफ के चांसेस होते हैं, लाइफ होती है प्लांट्स में जैसे कि हम जानते हैं। इसके बाद हम आएंगे हमारे थर्ड पर जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो हम जानते हैं मैन मेड रिसोर्सेज वो होते हैं जो ह्यूमन बीइंग किसी भी नेचुरल रिसोर्स का टेक्नोलॉजी से यूज करके रिसोर्स बनाता है। तो ऑप्शन इसके हैं भखरा डैम, कोल, पेट्रोलियम या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। तो इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट इज भाखड़ा डैम। ओके, क्योंकि डैम हमारा जिस भी चीज से बनेगा वो सारी नेचुरल चीज होंगी, लेकिन भाखड़ा डैम हमारा नेचुरल नहीं होता। ओके, अब हम आएंगे डी पार्ट पर जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाई एज। एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से रिसोर्सेज किस किस पार्ट में डिवाइड होते हैं? तो पहला है पोटेंशियल एंड एक्चुअल, सेकंड इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, थर्ड इज लोकस एंड यूबिक्यूटस एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। तो मुझे आप इसका आंसर देने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। तो इसका सही आंसर है सेकंड, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ओके, तो ये हमारे रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं। इसके पास ई पार्ट है नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। नेचुरल रिसोर्सेज हमें कैसे मिलते हैं? तो इसके ऑप्शन है लैंड, वाटर, टू ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज। तो हम जाते हैं हमें लैंड से तो मिलते हैं नेचुरल रिसोर्स, साथ में वाटर से मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा थर्ड, दैट इज टू ऑफ दीज। ओके, तो चलिए आप ये नोट डाउन करिए, फिर हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। तो अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है फिल अप्स। ओके, तो हम ए पार्ट को रीड करते हैं। रिसोर्सेज आर ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू डैश एंड डैश। रिसोर्सेज हमारे ब्रॉडली किस किस पार्ट में डिवाइड होते हैं? तो दो पार्ट जो हमारे रिसोर्सेज के होते हैं वो है नेचुरल एंड मैन मेड। आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है डैम्स, रोड, बिल्डिंग्स आर एग्जांपल ऑफ डैश। डैम्स, रोड और बिल्डिंग हमारा किस चीज का एग्जांपल होता है? तो ये हमारे होते हैं मैन मेड रिसोर्सेज के एग्जांपल, जैसे कि हम जानते हैं कि बिना ही ह्यूमन इन्फ्लुएंस के ये चीजें नहीं बन सकती। उसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन है, थर्ड पार्ट है हमारा अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप हैज अ डैश वैल्यू। एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप की कितनी वैल्यू होती है? उसकी वैल्यू होती है एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक का मतलब जिस चीज की वैल्यू, एस्थेटिक मतलब हमने पढ़ा था, एस्थेटिक मतलब जिस चीज की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं हो सकती, सिर्फ पर्टिकुलर के इंसान पर डिपेंड करती है। जैसे लैंडस्केप अगर आपने देखा आपके लिए खूबसूरत है, लेकिन आप किसी और सिटी में बैठे हो किसी इंसान से पूछेंगे
कि उसकी क्या वैल्यू है, तो उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ओके, डैश डेवलपमेंट इज नीड टू ऑफ आर, ये डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा नीड होती है इस डेवलपमेंट की, तो इस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, अब हमारा लास्ट पार्ट है डैश इज एन एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का हमें एक एग्जांपल बताना है, तो फॉसिल फ्यूल का हमारा एग्जांपल है पेट्रोलियम। ओके, आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्रू एंड फॉल्स। ओके, तो हम इसका पहला पॉइंट रीड करेंगे, वी शुड यूज मोर एंड मोर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्स यूज करने चाहिए। तो ये बात सही है या गलत है? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने ज़्यादा हम वो चीज़ यूज़ करेंगे जो दोबारा बन सकती है, उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, ना कि वो चीज़ हम ज़्यादा यूज़ करें जो कि कम बनती है, जैसे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। सेकेंड है कैनल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड रिसोर्स। तो ये लाइन बिल्कुल सही है। कैनल जो होते हैं, कैनल मतलब जैसे आपने देखा होगा पानी के बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, उन्हें कैनल बोलते हैं। वो एक मैन मेड रिसोर्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो नेचुरली हमें नहीं मिलते। इसके बाद हमारा थर्ड जो है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट हेल्प इन कंजर्वेटिव रिसोर्सेज। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही है कि किसी चीज़ को बचा के रखना आने वाली जनरेशन के लिए। ओके, हमारा फोर्थ पार्ट है वैल्यू ऑफ रिसोर्स कैन डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, क्योंकि किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर आज नहीं है तो कुछ 100 साल बाद उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये डिपेंड करता है टाइम पे कि वो चीज़ कैसे डेवलप हुई है। लास्ट है हमारा सनलाइट इज अ नेचुरल रिसोर्स। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि सन एक नेचुरल चीज़ है, तो नेचुरल चीज़ से हमें जो भी चीज़ मिलेगी उसे नेचुरल रिसोर्स ही बोलेंगे। तो ये हमारी ट्रू फॉल्स की एक्सरसाइज थी। क्वेश्चंस आंसर आपके सब चैप्टर्स में दिए हुए हैं, तो वो आपके लिए होमवर्क हैं, उन्हें आप करिए। और तब तक के लिए फिर आपको जो भी दिक्कत आए, जो भी प्रॉब्लम हो, वो मुझसे पूछिए। तो ये हमारे चैप्टर फर्स्ट का रिसोर्सेज खत्म होता है यहाँ। तब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।